दोस्तों अक्सर जब भी हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ये सवाल आता ही है कि काश मुझे भी हर साल 25 से 30% रिटर्न मिलते ही रहे। काश मैं भी अमीर बन जाऊं, या फिर काश मैं भी वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह अच्छे रिटर्न्स लेकर आ जाऊं। लेकिन मैं कहूं कि आपका ये काश हकीकत में बदल सकता है तो आप भी बेशक हर साल 20 से 25% रिटर्न ला सकते हो तो, और आप भी बड़े बड़े इन्वेस्टर को आसानी से बीट करके अमीर बन सकते हो तो, तब आप ये बोलोगे कि यार हम छोटे इन्वेस्टर कहाँ और बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर कहाँ, उनसे हम कभी नहीं जीत सकते। मगर आप बेशक उन्हें बीट कर सकते हो, वो भी बड़ी ही आसानी से। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आपको पता है कि अमेरिका के सेंट एग्नेस नाम के एक स्कूल के 7th क्लास के बच्चों और प्रोफेशनल फंड मैनेजर के बीच एक इन्वेस्टिंग का कंपटीशन रखा गया था। तो दोनों टीमों ने 14 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो तैयार किया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 साल के बच्चों ने जो कंपनी चुनी थी उनका 2 साल का रिटर्न 70% था, और बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स का रिटर्न सिर्फ 26% ही रहा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? दोस्तों बात बस सिंपल सी है। बच्चों ने वही स्टॉक्स को चुना था जिसके प्रोडक्ट्स वो खुद यूज करते थे, जैसे कोका कोला, मैकडॉवेल्स, ये सभी, और उनके अंदर कोई प्रेशर भी नहीं था कि हमें हारना है या जीतना है। और वही दूसरी तरफ फंड मैनेजर्स को ये प्रेशर था कि हमें बच्चों से नहीं हारना है। दोस्तों बात सिर्फ डर की है। देखा जाए तो एक बड़ा फंड मैनेजर बहुत ज्यादा प्रेशर झेलता है, क्योंकि उसे हजारों करोड़ रुपए मैनेज करने पड़ते हैं, और उतने बड़े अमाउंट को हैंडल कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो उनका पैसा नहीं होता, वो लोगों का पैसा होता है। तो इन केस अगर वो खुद के डिसीजन गलत ले लेता है और उसे लॉस होता है तो उसकी और उसकी कंपनी दोनों की इमेज गिर जाएगी, और फिर लोग उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। इसलिए वो खुद के डिसीजन ना लेकर ऐसे कंपनी में पैसा डालता है जहां रिस्क कम हो, भले ही प्रॉफिट कम मिले चल जाएगा। और इस कारण आप सबने देखा होगा कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट फर्म या म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न 12 से 15% ही रहती है। पर बात करें हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर की, तो हमारे पास इन्वेस्ट करने को करोड़ों रुपए तो नहीं होते, और ना ही हम दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमें किसी का प्रेशर नहीं होता, डर नहीं होता, क्योंकि पैसा डूबेगा तो हमारा ही डूबेगा, तो हमें किसी को जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो हम ऐसी कंपनी चुन सकते हैं जो हमारे प्रॉफिट को 10 गुना या 20 गुना बढ़ा दे, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम होती है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में 5000 से भी ज्यादा कंपनियों के स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट हैं, और इन सभी का अलग अलग बिहेवियर है। कोई बहुत जल्दी बढ़ जाता है तो कोई बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाता है। देखिए आपको सबसे पहले खुद से पूछना होगा कि मुझे किस टाइप का स्टॉक लेना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करिए। तो चलिए जानते हैं कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्लो ग्रोइंग स्टॉक्स की। दोस्तों ये वो कंपनीज होती हैं जो बहुत ही बड़ी और पुरानी होती है, और ये कंपनीज खुद के ग्रो के लिए बहुत ही कम इन्वेस्ट करती है। ये अपने ज्यादातर प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में पे कर देती है, जिसके कारण ये बहुत ही स्लो ग्रो होती है। जैसे 8 से 9% साल में। ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज इसमें आती है, जैसे सेल, एनटीपीसी, एसबीआई, रिलायंस और भी बहुत सारी। इसके बाद आता है स्टॉलवर्ट्स कंपनी। अब ये वो कंपनी होती है जो बड़ी तो होती है और साथ ही इनमें ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी भी रहती है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको शुरुआत इन्हीं से करनी चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क ना के बराबर होता है और इनका फ्यूचर भी अच्छा ही होता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज, इन कंपनी से आपको एवरेज रिटर्न मिल ही जाएंगे, जैसे कि 15 से 20% ईयरली। दोस्तों इसके बाद आती है फास्ट ग्रोइंग कंपनी। ये वो कंपनीज होती है जिनका फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन ये छुपे हुए रहते हैं, मतलब ग्रो नहीं हुए रहते। और ऐसी कंपनियां ही सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि इनके रिटर्न परसेंटेज में नहीं होते, मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे ये कुछ ही सालों में 10 गुना या 20 गुना तक हो जाते हैं। जैसे कि टाइटन, जिसका शेयर प्राइस 2003 में 3 रुपए का था और अभी इसका प्राइस 1200 रुपए का हो गया है। और आयशर मोटर, जिसका प्राइस सन 2000 में 2 रुपए था और अभी ये 2600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगला कैटेगरी है साइक्लिकल स्टॉक्स। ये वो कंपनीज होती है जिनका स्टॉक प्राइस इनके बिजनेस साइकिल के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, और इनका परफॉर्मेंस बुरे टाइम में बहुत ही खराब रहता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनियां। और आपको इस तरह की कंपनियां अवॉइड ही करनी चाहिए। नेक्स्ट है टर्न अराउंड कंपनीज। दोस्तों ये वो कंपनीज होती हैं जो फिलहाल अपने बुरे टाइम को फेस कर रही होती है। मतलब कि ये कंपनियां किसी भी सपोर्ट के इंतजार में होती है। जैसे अगर इन्हें कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो ये ऊपर भाग जाए, और ना मिले तो बर्बाद हो जाए, जैसे अभी जील और वोडाफोन आइडिया के साथ हो रहा है। और आपको ऐसे स्टॉक्स प्रेफर नहीं करना चाहिए। लास्ट कैटेगरी है एसेट प्लेस। ये वो कंपनीज होती हैं जिनके पास काफी मात्रा में एसेट मौजूद होते हैं। इनके पास एसेट में कुछ भी हो सकता है, लाइक कैश, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह।
दोस्तों वॉरेन बफेट पहले ऐसी ही कंपनियों को चुनते थे और जब ये बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहा होता तो वो उसे खरीद लेते। तो दोस्तों जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे तो आपको पता होना जरूरी होता है कि वो किस कैटेगरी में आती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे आप बड़े बड़े एक्सपर्ट को आसानी से बीट कर सकते हो। सबसे पहला कारण है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस। दोस्तों म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टिंग फर्म में काफी सारे रूल्स होते हैं जो फंड मैनेजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों का पैसा हैंडल कर रहे होते हैं और इनमें वो खुद के फैसले नहीं ले सकते। उनको कंपनी के हिसाब से स्टॉक्स खरीदना पड़ता है। इसके बाद अगले कारण की बात करें तो वो ये है कि हर फंड मैनेजर को अपना रिपोर्ट अपने ऊपर वाले हेड बॉस को दिखाना पड़ता है, और अगर कोई फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस से अगर कोई अच्छा स्टॉक चुन भी लेता है तो जरूरी नहीं कि वो स्टॉक उसके बॉस को भी पसंद आए। अगला कारण है डिफिकल्टी। अब देखिए, कोई भी स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, अगर वो नया नया लॉन्च हुआ है तो आप उसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा घबराओगे, क्योंकि जब भी कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक हम खरीदने का सोचते हैं तो हम उसके पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, और नए म्यूचुअल फंड का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि ये आगे कैसा परफॉर्म करेगी, और इसका फंड साइज कम होने के कारण भी लोग थोड़ा डरते हैं। और बात करें पुराने फंड्स की तो इनको तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है फंड मैनेज करने में, क्योंकि इनका कंपटीशन बढ़ जाता है। इनको जल्दी जल्दी और फास्ट ग्रोइंग कंपनियां ढूंढनी पड़ती है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट का काम होता है। तो जो पुराने म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ना ही अपना रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं, तो वो नई या फास्ट ग्रोइंग कंपनियां जो होती हैं उनको इग्नोर करके ऐसे कंपनीज में पैसा डाल देते हैं जो स्लो ग्रोइंग होती है। इसलिए ज्यादातर पुराने फंड्स का रिटर्न आपको कम ही देखने को मिलेगा। अगला कारण यह है कि अगर कोई फंड मैनेजर एक अच्छी कंपनी अगर खोज भी लेता है तो वो उसे नहीं खरीद सकता, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले ज्यादा स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ का है, तो अगर वो फंड मैनेजर इसका 50% पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहता है, जो कि 5,000 करोड़ रुपए है, तो वो इतने पैसों में कई सारी छोटी कंपनियां पूरी ही खरीद सकता है, लेकिन खरीद नहीं सकता, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड के कुछ रूल्स होते हैं कि वो किसी भी कंपनी को पूरा नहीं खरीद सकता, उसमें सिर्फ 5 से 10% ही हिस्सेदारी ले सकता है। एक तरह से ये भी है कि जब कोई कंपनी फास्ट ग्रो करने वाली होती है तो वो उसे भी नहीं खरीद सकता, बल्कि जब वो स्लो ग्रो कंपनी बन जाए तभी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो फिर ऐसे में मतलब ही क्या हुआ कि जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही तब आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही सारे रिस्ट्रिक्शंस और दिक्कतों का सामना बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को करना पड़ता है, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर जैसे मैं और आप, हमें कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते, इसलिए हम आसानी से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी बीट कर सकते हैं। हाँ, बस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और दोस्तों ये समरी मैंने पीटर लिंच की लिखी बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट की कुछ लेसन से ली है। पीटर लिंच जो कि अमेरिका के टॉप के इन्वेस्टर और फंड मैनेजर रह चुके हैं, और आपको भी ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।